डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभी तक के हेडलाइंस के साथ। भारत यूएई संबंधों को मिलेगी नई रफ्तार। रणनीतिक रक्षा, पेट्रोलियम भंडार और एलपीजी की आपूर्ति पर अहम समझौते। यूएई करेगा भारतीय बुनियादी ढांचे में $5 अरब का निवेश। यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से की मुलाकात। कहा, हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना जरूरी। सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का किया आह्वान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से ईरानी समकक्ष की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया संकट पर हुई चर्चा। अब्बास अरागची ने संकट से निपटने में ब्रिक्स देशों की भूमिका की सराहना। नीट यूजी 2026 के लिए अब 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट की परीक्षा। नहीं मिलेगी ओएमआर शीट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अफवाहों से बचने की अपील। और भोजशाला विवाद पर आज हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। धार में सुरक्षा बल तैनात। जिलाधिकारी की अपील, शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर हैं। यूएई दौरे पर दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे देश की सुरक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क पर समझौते के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी की आपूर्ति, वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर और बुनियादी ढांचे आरबीएल व सम्मान कैपिटल में $5 अरब का बम्पर निवेश शामिल है। बेहद महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ भारत और यूएई के बीच प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा के दौरान। पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की
जिस प्रकार से आपने उसको अपने परिवार के सदस्य रूप में संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और द्विपक्षीय मुलाकात से पहले यूएई पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबू धाबी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री के विमान को हवाई अड्डे पर उतरने से पहले यूएई के F-16 विमान ने एस्कॉर्ट किया। यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री मोदी के विमान को यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया, जिसे दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी और आपसी विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका और प्रयासों की सराहना करते हुए बैठक को अब तक की सबसे सफल और महत्वपूर्ण बैठकों में से एक बताया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर बोलते हुए अरागची ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र प्रभावी रास्ता है। This ministerial meeting of BRICS and for the success of this meeting. I think it was one of the best, ministerial foreign ministers meeting of BRICS. We had several meetings and we discussed about different important topics which are related to BRICS purposes and principles. For BRICS is to continue working on its principles and the road that we have started to go together. And for the West Asia, I think the best way is to go for diplomacy. There is no military solution.
and I think the United States should understand the point. They have tested us at least twice. नीट यूजी 2026 की परीक्षा 21 जून को दोबारा कराई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी पेपर रद्द होने के बाद सरकार ने नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अगले वर्ष से नीट यूजी की परीक्षा OMR आधारित प्रणाली के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBD मोड में आयोजित की जाएगी। सरकार का मानना है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा अधिक प्रभावी है, जिससे पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियां होने की संभावना नहीं होगी। नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून को आयोजित की जाएगी। इस बार छात्रों को एक सप्ताह तक अपने पसंद के शहर का चुनाव करने का विकल्प मिलेगा। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित होगी। सभी को 14 जून तक एडमिट कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। अभी NTA ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी योग्य छात्र के अधिकारों को हानि नहीं पहुंचे, इसलिए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया था। और आइए सीधे बात करते हैं। बड़ा फैसला आ गया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, जिसमें भोजशाला को इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो ASI का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो ASI का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था तो उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। तो आप सुन रहे थे धार भोजशाला पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को, जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को एक हिंदू मंदिर करार दिया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया है। हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, विष्णु शंकर जैन का कहना है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने हमारी मांग
पूरी की है। एएसआई का संरक्षण जारी रहेगा। धार भोजशाला विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। धार भोजशाला विवाद पर कोर्ट के फैसले में धार भोजशाला को लेकर विष्णु शंकर जैन का भी बयान आया। हाईकोर्ट का जो आदेश आया है वो ऐतिहासिक है। उनका कहना है कि धार भोजशाला हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया है। हाईकोर्ट ने उसे मंदिर करार दिया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया है। श्रेयस हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। श्रेयस, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला विष्णु शंकर जैन भी कह रहे हैं, अदालत ने और क्या क्या कहा है इस सिलसिले से? बिल्कुल, देखिए, धार की ऐतिहासिक भोजशाला जहां वर्षों से आस्था, इतिहास और अधिकारों की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई चल रही थी, उस मामले में आज जो है इंदौर हाईकोर्ट ने से बड़ा फैसला सामने आया है। इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भोजशाला प्रकरण में हिंदू पक्ष के दावों को महत्वपूर्ण आधार देते हुए फैसला सुनाया है। अदालत में लंबे समय तक चली सुनवाई, एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक दस्तावेज, शिलालेख, सत्यापित विशेष और दोनों पक्षों के विस्तृत तर्कों के बाद यह फैसला हिंदू पक्ष के समर्थन में दिया गया है। और इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने की है। और आपको बता दें कि 6 अप्रैल से लेकर 12 मई तक लगातार चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न केवल सभी पक्षों को विस्तार से सुना था, बल्कि स्वयं भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी किया था। और फैसले से पहले पूरे धार जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। और आज का दिन जो है वो काफी जो है एक ऐतिहासिक दिन है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब वहां पर यथावत जो है पूजा होगी। जो वहां पर 2-3 बातें जो बड़ी है, कोर्ट ने जब इसे एक मंदिर माना है, भोजशाला को मंदिर करार दिया है, तो इसके बाद जिस तरह से वहां पर नमाज होती थी अब वो नहीं होगी। एएसआई के संरक्षण में अभी भी रहेगा, इसके क्या मायने? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो देखिए यही है कि एक तो शुक्रवार का जो दिन था, यानी आज भी शुक्रवार था और आज भी नमाज जो है वो यथावत 1 बजे से लेकर 3 बजे का समय उनको दिया गया था। लेकिन अब इस फैसले के बाद जो है ये सबसे बड़ा जो ये बात है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि अब जो है वहां पर मां सरस्वती की पूजा होगी और जो नमाज है वो नहीं होगी। जी श्रेष्ठ, तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है, क्योंकि धार भोजशाला को लेके एक लंबा ये मामला पूरा चढ़ा है। विष्णु शंकर जैन का अपने इस फैसले के आने के बाद और क्या कहना था? बिल्कुल, देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो हिंदू पक्ष के तरफ से दलीलें दी गई थी और उसके बाद जो है एएसआई की जो वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट थी, जो ऐतिहासिक दस्तावेज थे, जो शिलालेख थे, तो इन सब के आधार पर जो है कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उस फैसले में ये कहा गया है कि जो भी साक्ष्य बरामद हुए हैं उससे ये प्रतीत होता है कि जो भोजशाला है वो एक मस्जिद नहीं बल्कि ये मंदिर है और यहाँ पर जो है यथावत जो है वो हिंदू जो है पूजा करेंगे। श्रेयस, हिंदू पक्ष का जो दावा था एक बार उस पर भी बात करते हैं। भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष ने इससे पहले अदालत में दावा किया था कि परमार वंश के राजा भोज ने वर्ष 1034 ई में भोजशाला परिसर में देवी सरस्वती का मंदिर बनवाया था। हिंदू पक्ष के अनुसार वर्ष 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर इस मंदिर को तोड़ दिया गया था। उसके अवशेषों का उपयोग कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो एक तरह से एक लंबे संघर्ष के बाद, सदियों के संघर्ष के बाद अब ये खत्म होने जा रहा है। ये पूरा विवाद क्या आज इस अदालत के फैसले के साथ यहाँ समाप्त होगा या फिर दूसरा पक्ष इसे लेकर अब आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए, काफी महत्वपूर्ण बात है और ये आने वाला समय श्रेयस, आप हमारे साथ बने हुए हैं। इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 5 याचिकाओं और 3 इंटरवेंशन पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज इस फैसले को सुनाया गया है। यानी अब धार भोजशाला को धार भोजशाला और हिंदू मंदिर से ही जाना जाएगा। कमाल मौला मस्जिद जो इसे दिया गया नाम, अब ये नाम इतिहास के पन्नों से भी हटेगा और आज के बाद इस भोजशाला का ये नाम नहीं होगा। विनोद मिश्र, कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, ये बड़ा फैसला है, सिर्फ ये मध्य प्रदेश तक ही ये सीमित फैसला नहीं है, क्योंकि इसकी लड़ाई तो पूरी सभ्यता और सनातन की लड़ाई की तहत इसे देखा जा रहा था। नीतू जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। और ये देखिए कि ये माँ आराध्य भगवती जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है।
ये माँ सरस्वती का ये मंदिर को लेके और उधर जो कुछ मुस्लिम पक्षकार थे वो मौला की मस्जिद इसको मारने की धर्मशाला बात विवाद करके। में हिंदू पक्ष की जीत हुई है, हिंदू पक्ष की दलील पर ही। हेलो 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 जी विनोद जी, मैं ये कह रहा था रितु कि ये भोजशाला का मंदिर का और मस्जिद के जो सोकॉल के विवाद को लेके आप ये देखिए कि एक ऐतिहासिक फैसला है। ये ऐतिहासिक फैसला है उन लाखों करोड़ों और उन सनातनियों को लेके कि जिन्होंने अपने एक प्राचीन मंदिर को जो राजा भोज के द्वारा बनाया गया, ये सरस्वती का सबसे प्राचीन मंदिर और भारत का एकमात्र मंदिर था, जिसको लेके बाद में ये क्लेम किया गया था कि कुछ लोगों ने ये की कि ये कुछ एक मौला मस्जिद के नाम से उन्होंने इस पे कब्जे की बात की थी। और आज देखिए कि इसके लिए कितने हजारों हजार लोगों ने संघर्ष किया। आपको याद होगा कि उस समय के सीएम मुख्यमंत्री थी बनी थी उमा भारती ने, वो अपने पद को भी इस भोजशाला मंदिर के कारण वो त्याग किया था। तो ये बहुत लोगों ने त्याग किया है, बहुत लोगों की कुर्बानी है। और आज का जो ये फैसला है वो कम से कम इस विश्वास को मजबूती देता है कि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें कोर्ट के फैसले से कभी न कभी न्याय मिलता है। राम मंदिर के न्याय में भी 500 साल लगे थे। तो आज का जो ये निर्णय है तो आप ये कह सकते हैं कि एक कम से कम 40-50 साल का जो ये संघर्ष को आज अगर कोर्ट के अंदर में लड़के और लोगों ने ये फैसले को सुनिश्चित किया है, तो मैं मानता हूं कि इस देश में ये चीज एक डेमोक्रेटिक नेशन में ये फैसले को जो लोग हर तरह के लोग इसको स्वागत करेंगे। और मुझे लगता है कि जो एक भावनात्मक एक आराध्य को एक पाने की जो लोगों की एक मन में इच्छा थी, पूरे भोजशाला और धार जिले मध्य प्रदेश के लोगों ने ही, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां जाते थे, माँ सरस्वती बाग देवी को लेकर आराध्य की बात करते थे। और इस देश में ही लोगों ने देखा कि वसंत पंचमी के को लेके हर साल यहाँ पे विवाद होता था। बाद में सरकार ने एक नियम बनाया था वसंत पंचमी को लेके कि यहाँ इतने घंटे इनका ये पूजा होगा। कई बार शुक्रवार को अगर वसंत पंचमी हो गया तो वो एक ऐसा विवाद का कारण बनता था कि 125 लोग वहां नमाज पढ़ेंगे, इसके लिए वहां एक कर्फ्यू जैसा माहौल होता था। तो ये इस देश ने देखा है और कम से कम ये बात तो सामने में आ गई है कि आज अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे तरह से सर्वे करके कोर्ट में इस बात को रखा है, विरासत इतनी पुरानी है जितनी भारत की सभ्यता और सनातन की संस्कृति की वो धरोहर के अन्य ऐसे अवशेष यहाँ बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आम जनों को, आम लोगों को, भावना के सरस्वती माता की पूजा और आराध्य को अपना मानने वाले को एक बड़ी जीत सुनिश्चित कोर्ट ने की है। और मुझे लगता है कि इस जीत के बाद, इस कोर्ट के इस फैसले के बाद शायद कोई विवाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तर्क और इसमें धर्म और इसमें दर्शन के साथ साथ वो वैज्ञानिक पक्ष भी है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने में प्रस्तुत किया है। रितु जी बिल्कुल, एएसआई ने 98 दिनों तक इसका सर्वे किया था, जिसमें भोजशाला में 106 खंबे और 42 प्लास्टर मिले जो पुराने मंदिरों का हिस्सा थे और जिन्हें बाद में कमाल मौला मस्जिद में इस्तेमाल किया गया था। स्तंभों पर देवताओं की मूर्तियां, शेर, हाथी, अन्य आकृतियों को तोड़ा या विकृत किया गया है। 10वीं-11वीं शताब्दी के परमारकालीन शिलालेखों के साथ साथ बाद के समय में सिक्के भी मिले हैं। एएसआई की 2000 पन्नों से अधिक की रिपोर्ट बताती है कि यह स्थल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर है और इसी पर आज मोहर हाईकोर्ट की भी लगी है और हाईकोर्ट ने अब भोजशाला को एक हिंदू मंदिर करार दिया है। हिंदू मंदिर है भोजशाला, इस पर एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब समाप्त होगा। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और आइए अब बात करते हैं चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की।
भारत अफ्रीकी संघ आयोग के सहयोग से 31 मई 2026 को नई दिल्ली में चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसे लेकर सूडान गणराज्य के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टोम ने कहा कि ये वास्तव में सूडान के लिए एक अच्छा अवसर है कि भारत और सूडान के बीच सहयोग के और अवसर तलाशे जाएं। ये दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ आता है, इसलिए ये हमारे लिए और अधिक प्रचार और विकास करने का एक अच्छा अवसर है। We have good opportunity actually for Sudan to explore more avenues of cooperation between India and Sudan. Luckily, I think this comes within a very friendly relationship that happily exists between the two countries. So it's a good opportunity for us to further promote and develop our relations with India. बालसन ग्रुप के सीओओ एस सरंगी ने कहा है कि हमें भारत में हुए विकास पर गर्व है और ये अब सभी अफ्रीकी देशों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन चुका है। उन्होंने आशा जताई कि भारत दुनिया में किसी के पीछे नहीं रहकर अफ्रीका का नेतृत्व करेगा। We have a very fortunate Prime Minister, Honorable Prime Ministers. So wherever we go with proud that there is a lot of development in India, and India is a model case for all African countries now. So we are looking that India will lead Africa's behind anybody's in the world in the coming days. एनडीपीसी के जनरल मैनेजर डॉक्टर जितेंद्र सिंह चंदोक ने कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका का सहयोग करता रहा है। अफ्रीका में कई नए अवसर पैदा हुए हैं और इन्हें सफलतापूर्वक शुरू भी किया जा चुका है। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। Every time being basically a country like India, we are always supporting Africa. So this, with respect to the Africa, a lot of scope has been generated, and those scopes has been now started actualizing also. So definitely in these few years, we have seen a tremendous changes as well, tremendous improvement in the trade. केनिया के हाई कमिश्नर पीटर मुम्युरी OGW ने कहा कि ये मंच बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब विश्व व्यवस्था में बड़े बदलाव और अस्थिरताएं हो रही हैं। अफ्रीका और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध है जो स्वतंत्रता संग्राम, व्यापार और पूर्व कोरोना काल से जुड़े हैं। ये संबंध भविष्य के साथ मिलकर काम करने की मजबूत नींव तैयार करते हैं। This is a very important forum coming at a time when there's a lot of realignments and disruptions across the world order as we knew it. Africa and India, they have got a lot of historical things that tie them together. And these historical things, right from the fight of independence, trade even during before pre-colonial days, form a very good foundation in terms of building the future together. और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।